हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आज पुनः एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज मैं बातचीत करूँगा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत जो पाली प्राकृत अपभ्रंश है, उसमें पाली और प्राकृत की विशेषताओं के बारे में बातचीत करूँगा। इसमें शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, इनकी ध्वनिगत विशेषताएं क्या हैं, व्याकरणिक विशेषताएं क्या हैं, शब्दकोशीय विशेषताएं क्या हैं, इन्हीं बिंदुओं पर बातचीत करूँगा। ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 2-3 वीडियो से बहुत सारे लोग मेरे चैनल से बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं, तो इससे उत्साहवर्धन हो रहा है। और मैं एक गुजारिश करूँगा कि हमारे पास 24 घंटे होते हैं, उसमें से अगर 24 मिनट भी निकाल कर आप इस वीडियो को देखेंगे तो हमारा प्रयास सार्थक रहेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि और मेरी कोशिश रहती है कि जो भी टॉपिक पर बातचीत करूं उसको एक विश्लेषणात्मक और ऑब्जेक्टिव पैटर्न के हिसाब से चीज़ों को सामने रखूं, क्योंकि जितना भी एग्ज़ाम वर्तमान समय में हो रहा है या आगे होने वाले हैं, सारे ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे हैं। और ऑब्जेक्टिव पैटर्न में भी बदलाव हो रहा है, पहले जैसे नहीं था है कि एक एक लाइनर सवाल पूछा जा रहा है। अब थ्योरी पर भी आधारित सवाल है पूछे जा रहे हैं धीरे धीरे, तो परीक्षा कहीं न कहीं धीरे धीरे कठिन हो रही है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरी कोशिश रहती है कि जिस भी विषय पर बातचीत करूं वो थ्योरेटिकल हिसाब से भी अच्छा रहे और ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे भी खरा उतरे, क्योंकि परीक्षाओं में जो जो सवाल महत्वपूर्ण होते हैं उस पर भी मैं संकेत करने का प्रयास करता हूं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के सामने उपस्थित होता हूं और उम्मीद करता हूं कि जितनी भी वीडियोज़ आएंगी वो लाभप्रद साबित होंगी। तो अब टॉपिक पर बातचीत करते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। पिछले वीडियोज में मैंने बताया था कि जो इसका समय है वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी के बीच है। इसकी 3 अवस्थाएं हैं, जिसमें पहला है पाली, दूसरा प्राकृत, तीसरा अपभ्रंश। इनके बारे में पिछले वीडियोज में मैं डिटेल से बातचीत किया था और एक बार रिमाइंड करते हुए दोबारा इस पर बातचीत कर रहा हूँ। कई बार इस पूरे कालक्रम को एक प्राकृत के हिसाब से ही देखने का प्रयास जो भाषाविद हैं उन्होंने किया है। कई बार इन्होंने पाली को प्रथम अवस्था, प्राकृत की प्रथम अवस्था, इसको द्वितीय अवस्था और अपभ्रंश को तृतीय अवस्था भी माना है। आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास जब पढ़ा होगा या पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने कहा है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी का आविर्भाव माना जाता है। तो व्यापक स्तर से कई बार प्राकृत को केंद्र में रखकर विभाजन किया गया है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का। ठीक वैसे ही जैसे आप कहानी का इतिहास पढ़ेंगे या उपन्यास का इतिहास पढ़ेंगे तो उसके केंद्र बिंदु प्रेमचंद होते हैं, उनके पूर्व, उनके युग में और उनके बाद के जो रचनाएं हैं उसके आधार पर हम इतिहास पढ़ते हैं। ठीक वैसे ही प्राकृत जो थी, पाली और अपभ्रंश दोनों को जोड़ने वाली भाषा थी। तो आज हम बात करेंगे कि जो पाली है और प्राकृत, इनकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, इनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इनसे जुड़े कौन कौन सी मुख्य किताबें हैं, और जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से पॉइंट्स होंगे उन पर भी फोकस करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और धैर्य से पूरा सुनने का प्रयास करिए। पाली की बात करें तो दो तरीके की पाली लिखी जाती हैं, तो थोड़ा सा इसमें अंतर देखने की कोशिश है कि एक तो पाली जो है वो भाषा है और दूसरा पाली आप जब परीक्षा देने जाते होंगे तो ये शिफ्ट
कि किस पाली में हमारा एग्ज़ाम है। तो कई बार जल्दीबाजी में लोग पाली को पाली लिख देते हैं, जो कि गलत है। ये एक समय को निर्धारित करता है और ये भाषा जिसका जो समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी के बीच। ठीक है, तो पाली शब्द कैसे बना है इसको लेकर विद्वानों में कई मतभेद हैं, जिस पर मैं चर्चा करूँगा। सबसे पहले इसकी व्युत्पत्ति पर बात करते हैं। तो व्युत्पत्ति को लेकर विद्वानों में किसी ने कहा कि ये पल्ली शब्द से बना है, पल्ली से पाली हो गया है और इसका अर्थ है ग्रामीण भाषा। इसका अर्थ ग्रामीण भाषा है। कई बार परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि ग्रामीण भाषा के नाम से किस भाषा को जाना जाता है, तो उसमें विकल्प रहेगा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत का भी हो सकता है। तो ध्यान रखिए कि ये पाली के लिए प्रयुक्त किया गया। दूसरे विद्वानों ने कहा कि ये प्राकृत से बनी, फिर पाटली हुई, फिर पाली हुई। इसका अर्थ मागधी भाषा से लिया गया, इसको मागधी भी कहा गया। फिर विद्वानों ने कहा कि इसमें पंक्ति शब्द से पाली शब्द बना है, क्योंकि जो बुद्ध के वचन थे वो पाली में दिए गए थे, उनके जो उपदेश थे वे सब पाली में थे। तो ये कहा गया कि जो उनके वचनों की पंक्ति है उससे पाली शब्द बना हुआ है। तो अलग अलग मत हैं, इसको देखने की ज़रूरत है। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि पाली भाषा में बौद्ध साहित्य संरक्षित किया गया, सुरक्षित किया गया, इसलिए ये पाली है। पालन से इसको लिया गया, मतलब कि तो ये उत्पत्ति को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो सामान्य तौर पर जब आप इसको देखेंगे तो ग्रामीण भाषा और मागधी, इन दोनों को याद रखने की ज़रूरत है। और बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है इसको याद करने की ज़रूरत है, और कई बार परीक्षाओं में ये पूछ देता है। ठीक है, अब जो विद्वान हैं उन लोगों का क्या मानना है, कैसे उन्होंने पाली शब्द का अर्थ निकाला है, उस श्लोकों के माध्यम से है, संस्कृत में लिखा गया है, तो उसको भी देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा आचार्य विधुशेखर, एक जो कि विधुशेखर, इन्होंने जो पाली शब्द की व्युत्पत्ति पर बातचीत किया है वो कई बार यूपी जीडीसी के एग्ज़ाम में सन 2012 वाले एग्ज़ाम में ये सवाल आया हुआ था। इसके पहले सन 2009 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी ये सवाल आया था। तो विधुशेखर का मानना है कि पाली शब्द जो बना है वो पंक्ति, फिर पत्ती, फिर पट्ठी, फिर पल्ली, फिर पाली, ये विकल्प में कई बार दे देता है कि इसका क्रम कैसे है। इसी में इधर उधर उलट फेर करके दे देगा तो आपको मिलाना होगा। तो ये विधुशेखर के अनुसार है। दूसरे जो विद्वान हैं वो हैं मैक्स वालेसर। मैक्स मूलर का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन पाली पर मैक्स वालेसर ने विचार किया और उनका यह मानना था कि पाली की जो व्युत्पत्ति हुई है वो प्राकृत, फिर पाटली, फिर पाली से हुई है। ठीक है, तो ये मैक्स वालेसर का मत था इस तरीके से। अगले जो विद्वान हैं वो जगदीश कश्यप। जगदीश कश्यप क्या मानते हैं उसको देख लेते हैं, और काफ़ी ये चर्चित इनका व्युत्पत्ति है। जगदीश कश्यप के अनुसार उन्होंने कहा कि पर्याय, फिर पलियाय मिलता जुलता है। कैसे
र के स्थान पे ल हो जा रहा है। फिर पालियाय, तब पाली बना है। ये जगदीश कश्यप का मत है कि पहले पर्याय बना, फिर पलियाय बना, फिर पालियाय बना, तब पाली बना। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। उदय नारायण तिवारी एक विद्वान जिन्होंने हिंदी भाषा का उद्भव और विकास नाम से किताब भी लिखा है। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिए। इनका मानना ये था कि जो पाली शब्द है वो पा प्लस अणीय जो धातु है इसके अनुसार और अंत में ली, इन दोनों को मिलाकर पाली शब्द बना है। तो विद्वानों के जो अलग अलग मत हैं इस तरह से थे, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और आप इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पाली शब्द ऐसे बना है। अब अगर पाली शब्द की विशेषताओं पर बातचीत करें तो इसकी विशेषताओं में 3 चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला, ध्वनिगत विशेषता। ध्वनिगत विशेषता पाली में कात्यायन नाम के एक विद्वान रहे हैं, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा महाकात्यायन। ठीक है, कई बार सवाल पूछ देता है कि महाकात्यायन या कात्यायन किस भाषा पर इन्होंने विचार किया है, तो इसका उत्तर होगा पाली। तो इनके अनुसार पाली में स्वरों की संख्या जो है वो 8 है और व्यंजन की संख्या 33। इनका मानना था कि ये टोटल 41 है। इन्हीं के समानांतर एक और विद्वान थे, उनके अनुसार उनका नाम मोगलान है। उन्होंने भी एक व्याकरण ग्रंथ लिखा। उसमें थोड़ा सा कात्यायन से अलग उन्होंने अपना मत रखा। उनके अनुसार पाली में स्वरों की संख्या कुल 10 है और व्यंजन की संख्या 33 है। कुल मिला जुलाकर 43 ध्वनियाँ हैं। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि पाली में तो इतना है, तो हिंदी में क्या है। तो हिंदी में आप जानते हैं कि कुल 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। ये पहले से ही चला आ रहा है, पाली से ही चला आ रहा है। ठीक है, और इसमें टोटल कुल 52 हैं। बीच में और भी संयुक्त वर्ण हैं, इस तरीके से उनको जोड़कर कुल 52 हो जाता है। ठीक है, तो ध्वनिगत विशेषताओं के अंतर्गत ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन हैं। कभी कभी सवाल पूछ लेता है, तो ध्यान में होना जरूरी है। अगर व्याकरणिक विशेषता को पर बातचीत करें तो हम देखते हैं कि पाली में काफ़ी बदलाव हुआ है, क्योंकि पाली के पहले जो भाषा थी वो संस्कृत थी। तो पाली में बहुत सारी चीज़ें आकर लोप हो गई। पाली में सबसे ज़्यादा अगर किसी भाषा में कोई चीज़ लोप हुआ है, लोप मतलब समाप्त हो जाना। ठीक है, ख़त्म हो जाना। संस्कृत में इसको लोप कहा जाता है। ठीक है, इसी से शब्द बना है विलोपित होना, कोई चीज़ को हटा देना। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब क्या क्या समाप्त हुआ ये ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला कि नपुंसक लिंग पाली में आकर ख़त्म हो गए। संस्कृत में आपको मालूम है कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग 3 लिंग चलते थे, जो कि पाली में आकर ख़त्म हो गए। दूसरा जो ख़त्म हुआ वो था द्विवचन, इसको भी ख़त्म कर दिया गया। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, लेकिन पाली में ये आकर ख़त्म हो गया, इसलिए वहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग बचा और एक वचन बहुवचन बचा। इसके अलावा पाली में री और री ये दोनों ख़त्म हो गए। ठीक, ये नहीं चलते हैं। और क्या हो गया, श और श के स्थान पर स का प्रयोग होने लगा।
ये दोनों स खत्म कर दिए गए। अब बस एक ही स था जो कि दंत स था। जैसे उदाहरण के लिए अगर शिष्य लिखना है तो इसको शिष्यो लिखा जाता था। ठीक है, तो ये विलोपित हुआ। इसके अलावा विसर्ग भी खत्म कर दिए गए, विसर्गों का भी खात्मा हो गया। ठीक है, तो ये और इसमें क्या हुआ कि जो पहले व्यंजन से शब्द का अंत होता था अब वहाँ स्वर से होने लगा। संस्कृत में व्यंजन से जिन शब्दों का अंत होता था अब इसमें स्वर से अंत होने लगा। ठीक है, इसको व्यंजनांत बोलते हैं और इसको स्वरांत बोलते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमने लिखा जगत, जगत ऐसे लिखा जाता है, तो त से इसका अंत हो रहा है, लेकिन जब पाली आई तो उसमें जग हो गया। ठीक, जग मतलब संसार और जगत माने भी संसार, तो संस्कृत में जगत और पाली में जग हो गया। इसी तरीके से राजन, राजन शब्द जब बोला जाता था तो पाली में आके ये राज हो गया। ठीक है, तो ये कुछ बदलाव हुए इसमें, तो इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आप नोट भी कर लिए होंगे। पाली में सबसे ज़्यादा अगर किसी शब्द का वर्ण का प्रयोग होता था तो य का सर्वाधिक प्रयोग। कई बार सवाल पूछ देता है कि यह वर्ण का सर्वाधिक प्रयोग किस भाषा में हुआ है, तो वो है पाली। ठीक है, तो देखा जाए तो ये संस्कृत से कैसे भाषा में परिवर्तन हुआ है वो आपको समझ में आ गया होगा। संस्कृत में जहाँ तत्सम शब्दों की ज़्यादा प्रधानता थी, यानी कि जो क्लिष्ट शब्द होते हैं, संस्कृत निष्ठ शब्द को तत्सम कहा जाता है। बाद में धीरे धीरे शब्दों में बदलाव होने लगा और पाली में आकर तद्भव शब्द ज़्यादा प्रयुक्त होने लगे। तद्भव और देशज शब्द ज़्यादा प्रयुक्त होना शुरू हो गए। ठीक है, तो ये रहा पाली की विशेषताएं, ध्वनिगत रूप से, व्याकरणिक रूप से और शब्दकोशीय रूप से। और इसके पहले मैंने बातचीत की कि पाली शब्द बना कैसे। ध्यान रहे कि हमेशा ल पे छोटी की मात्रा रहेगी, पाली में बड़ी वाली नहीं रहेगी। कई बार एग्जाम इत्यादि में लिखने का, क्योंकि वर्तमान समय में बच्चे ऑब्जेक्टिव सवाल तैयार करते करते जो लिखित होता है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और हिंदी में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ देखी जाती है तो मात्रात्मक त्रुटियाँ, तो इनको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि जितना भी चीज़ें मैंने पाली के बारे में बताया वो आपको समझ में आ गया होगा, और परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको भी मैंने बताया। अब मैं करते हैं तो यह भी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की दूसरी अवस्था की भाषा है। प्राकृत दूसरी अवस्था का बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि प्राकृत किस अवस्था के अंतर्गत है, तो दूसरी अवस्था। इसका जो समय है ये 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी के बीच में है। ठीक है, प्राकृत पर विचार करते हुए आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इसे 3 भागों में बांटा है। किशोरीदास वाजपेयी जिन्होंने हिंदी शब्दानुशासन नाम से किताब लिखा है, वो किताब भी कई बार एग्जाम में उसका नाम पूछ लिया जाता है कि किसकी किताब है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। शब्दानुशासन, हिंदी शब्दानुशासन। ठीक है, उसमें इन्होंने प्राकृत का अध्ययन करते हुए प्राकृत को 3 भागों में बांटा है। पहला है प्रथम प्राकृत, प्रथम प्राकृत को जनभाषा भी कहा जाता है। मतलब उस समय सबसे ज़्यादा अगर प्रचलित कोई भाषा थी तो प्राकृत में भी प्रथम प्राकृत थी, उसे जनभाषा कहा गया। ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। नामी साधु नाम के एक विद्वान ने
इसकी व्युत्पत्ति के बारे में विचार करते हुए संस्कृत में एक वाक्य लिखा है, वो भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, यूजीसी नेट में भी और यूपीजीडीसी के एग्ज़ाम में भी कई बार आ चुका है वो। तो क्या है, उन्होंने लिखा प्राक पूर्व कृत प्राकृत, ये नामी साधु का कथन है कि पहले से बनी हुई भाषा, इसका जो अनुवाद है पहले से बनी हुई भाषा। इसका मतलब कि जब संस्कृत और पाली प्रचलन में थी, उन्हीं के समानांतर प्राकृत भी का भी धीरे धीरे स्वरूप निर्मित हो रहा था। तो नामी साधु ने लिखा कि प्राक पूर्व कृत प्राकृत, इसका अनुवाद पहले से बनी हुई भाषा। कई बार परीक्षाओं में ये अनुवाद भी पूछ दिया जाता है कि प्राक पूर्व कृत प्राकृत का सही अनुवाद क्या है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इसी तरह से प्राकृत के व्युत्पत्ति के बारे में हेमचंद का बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन आता है, उसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। वो द्वितीय प्राकृत के अंतर्गत है। द्वितीय, प्रथम के बारे में मैंने बातचीत कर लिया। द्वितीय प्राकृत को ये कहा जाता है कि संस्कृत का सरलीकरण किया गया। इसमें संस्कृत का सरलीकरण मतलब कि कुछ जो कठिन व्याकरण थे या शब्द थे उनको ख़त्म करके सरल बनाने का प्रयास किया गया। इसको दूसरे शब्द में साहित्यिक प्राकृत भी कहा जाता है। साहित्यिक प्राकृत, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है कि हिंदी भी एक बोलचाल की कई जगह बोलचाल के रूप में प्रयुक्त होती है, कई जगह साहित्यिक हिंदी। अगर किसी से आप बहुत ही क्लिष्ट तत्सम प्रधान भाषा शब्दों का प्रयोग करते हुए बातचीत करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति बोलेगा कि क्या साहित्यिक हिंदी बोल रहे हो, मतलब कि आपके ऊपर साहित्य का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रथम प्राकृत जो थी वो जन भाषा में बोली जाती थी, लेकिन द्वितीय प्राकृत जो थे ये साहित्यिक प्राकृत के रूप में थी, मतलब कि साहित्य की रचना की जा रही थी इस भाषा में, ठीक है। हेमचंद ने इसके बारे में लिखा है। हेमचंद जिन्हें प्राकृत व्याकरण, इन्होंने एक किताब लिखा और इन्हें प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। प्राकृत का पाणिनि हेमचंद को। इन्होंने क्या लिखा है उसको हम बता रहे हैं। इन्होंने लिखा, संस्कृत में लिखा है प्रकृति संस्कृत तत्भव तत् आगत्वा प्राकृतम, ठीक है। तो ये इन्होंने संस्कृत में लिखा प्रकृति संस्कृत तत्भव तत् आगत्वा प्राकृतम, ये हेमचंद का कथन है, ठीक है। जिन्होंने कि प्राकृत व्याकरण नाम से एक किताब भी लिखा है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि प्रकृति का मूल संस्कृत है। प्रकृति का मूल संस्कृत है और जो संस्कृत है वही प्राकृत है। प्रकृति का मूल संस्कृत है और जो संस्कृत है वह प्राकृत है। ये इसका अनुवाद हुआ, ठीक है। तो द्वितीय प्राकृत को कहा जाता है कि ये इसमें संस्कृत का सरलीकरण किया गया और ये साहित्यिक प्राकृतिक के रूप में उभरी।
और हेमचंद का जो कथन था कि प्रकृति ही संस्कृत तद्भवतत् आगत्वा प्राकृतम, मतलब कि प्रकृति का मूल संस्कृत है और जो संस्कृत है वह प्राकृत है। तो इसका अनुवाद भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, कई बार परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि जो विशेषताएं हैं, जैसे कि पाली पर की विशेषताओं पर मैंने बातचीत किया, अब प्राकृत की कौन कौन सी खास विशेषताएं हैं। पहले ध्वनिगत विशेषताओं पर मैं बातचीत करूंगा। ध्वनिगत विशेषताएं, ध्वनि व्यवस्था के अनुसार ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ, ये पाली की तरह ही रहा। ठीक है, मतलब कि पाली की तरह ही था, मतलब कि 8 स्वर 33 व्यंजन या फिर 10 स्वर 33 व्यंजन। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ। दूसरा ये हुआ कि जो विसर्ग थे, विसर्ग युक्त अकारांत की जगह ओकारांत हो गया। अकार, उकार, इकार, उकार, ये सब आप पढ़े होंगे संस्कृत जब पढ़े होंगे तो, नहीं तो उसी को अ को ही अकार बोला जाता है, और अंत मतलब जिसका अंत अकार से हो अकारांत है और जिसका अंत ओ से हो वो ओकारांत है। तो ये ज़्यादातर प्रचलित हुआ प्राकृत में। उदाहरण के लिए, उदाहरण से समझ जाएंगे तुरंत, जैसे वीरह, तो ये क्या चेंज हो जाएगा, बीरो हो जाएगा। ठीक, देवह, ये चेंज हो जाएगा देवों में। ये बदला हुआ क्योंकि जो अंत हो रहा है यह अकारांत से हो रहा है, लेकिन बाद में प्राकृत में आकर ये ओकारांत हो गया है। ठीक है, तो अब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगला जो इसमें इसकी विशेषता है, तीसरी विशेषता, वो है कि जो पाली में बहुत ज़्यादा य प्रयुक्त हो रहा था वो समाप्त हो गया। यह समाप्त हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, यह कैसे समाप्त हुआ। उदाहरण के लिए यह के जगह पे ज़्यादातर ज का प्रयोग होने लगा था प्राकृत में आकर। उदाहरण के लिए जो यश था वह जश हो गया, जो यह था वो जो हो गया। ठीक, अब देख रहे हैं कि इसका अंत अकारांत से हो रहा है लेकिन विसर्ग लगा हुआ है, ये वाला, तो एक क्या हो गया, ओकारांत हो गया। तो अब प्राकृत की आप व्याकरणिक विशेषताओं को समझ रहे होंगे कैसे बदलाव हो रहा है धीरे धीरे इसमें। ठीक है, प्राकृत जिस चीज़ के लिए जानी जाती है वो अब मैं बताने जा रहा हूँ। प्राकृत में जो द्वितीयकरण है, द्वितीयकरण का जो आरंभ हुआ, ये पाली को अन्य भाषाओं से अलग करता है। और ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है कि द्वितीयकरण की शुरुआत किस भाषा से होने लगी थी धीरे धीरे, क्योंकि भाषा एक परिवर्तनशील है, उसमें हमेशा बदलाव होता रहता है। ठीक है, तो उसी तरीके से द्वितीयकरण की जब बात आएगी तो ये इसका सीधा संबंध क्या है, पाली से। द्वितीयकरण का मतलब क्या है, जैसे कम, डबल म आ रहा है। ठीक है, आप जब आप वंश की कविताओं को पढ़ेंगे तो इस तरीके से बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसका प्रचलन धीरे धीरे शुरू हुआ। जैसे सामान्य रूप से बेटा होता है, लेकिन आप प्राकृत में जाएंगे तो ये बेटा हो जाएगा। तो द्वितीयकरण का धीरे धीरे यहाँ से आरंभ हुआ। और पांचवी जो विशेषता थी वो तो और महत्वपूर्ण थी कि क्षतिपूरक दीर्घीकरण की शुरुआत हुई। क्षतिपूरक दीर्घीकरण की यहाँ पर शुरुआत हो गई थी। अब क्षतिपूरक दीर्घीकरण क्या है, जो शब्द कम था अब धीरे धीरे काम हो गया ये। ठीक है, तो ये क्षतिपूरक दीर्घीकरण कहलाता है। तो ये दोनों विशेषताएं जो हैं वही पाली को विशेष बनाती हैं दूसरे भाषा से, प्राकृत को विशेष बनाती हैं दूसरी भाषा से। ठीक है, तो ये याद रखने की ज़रूरत है कि द्वितीयकरण और
क्षतिपूरक दीर्घीकरण किस भाषा से संबंधित है, तो वह है प्राकृत। ठीक, अब हम प्राकृत के भेद के बारे में बातचीत करेंगे कि प्राकृत के कितने भेद हैं। ये भी बहुत बार सवाल पूछा जाता है। अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग ढंग से अपने हिसाब से विभाजित किया है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप इसको ESP M सामान्य रूप से इसको 5 में माना जाता है कि 5 भागों में है, लेकिन कुछ विद्वानों ने अपने हिसाब से इसका विभाजन किया है, तो उसको आपको देखने की ज़रूरत है। पहला नाम जो आता है वो आचार्य भरत। अब देखेंगे कि भरत का जन्म हो चुका है भरत मुनि। कई बार सवाल पूछा जाता है कि भरत मुनि का समय क्या था, तो सीधे सीधे आप देखिए कि 1 ईस्वी से शुरू हो रहा है, तो सामान्य रूप से 2 ईस्वी के आसपास में इनका माना जाता है, दूसरी सदी के। तो अब ये आ गए हैं, तो अब इन्होंने विचार करना शुरू कर दिया। प्राकृत को इन्होंने 2 भागों में बांटा है। इनकी एक रचना है नाट्यशास्त्र, आप जान ही रहे होंगे। तो प्राकृत का इन्होंने 2 भाग किया, मुख्य और गौड़। मुख्य में उन्होंने रखा मागधी को, अवंती को, ठीक है, फिर प्राच्या को, फिर सुरसेनी को, ठीक है, ये रहा। इसमें अर्धमागधी भी शामिल है। एक दक्षिणात्य भी नाम से इन्होंने विभाजन किया। कई बार सवाल पूछा जाता है। तो ये तो मुख्य प्राकृत है। और गौड़ में क्या है, गौड़ में उन्होंने रखा आभीरी, ठीक है। इसके अलावा चांडाली, ठीक है, वंचेरी, ये सारा विभाजन किया। तो कई बार सवाल आ जाता है कि प्राकृत पर विचार करते हुए आचार्य भरत मुनि ने इसको कितने भागों में बांटा है, तो 2 भाग हैं, और ये चीज़ आपने देख लिया होगा। इसके बाद आते हैं वररुचि। वररुचि का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। इनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है वररुचि प्रकाश, ठीक, वररुचि प्रकाश, सॉरी, इनका है प्राकृत प्रकाश। प्राकृत प्रकाश इनकी रचना का नाम है। मतलब कि प्राकृत के व्याकरण पर इन्होंने विचार किया है और इसको 4 भागों में इन्होंने बांटा है बस। SP MM, मतलब सौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री और मागधी। तो सबसे इजी इनका लगा। भरत मुनि का थोड़ा सा क्लिष्ट है, क्योंकि वो 2 भाग किए हुए हैं, मुख्य और गौड़, और इनका सीधा सीधा है। इन्होंने माना कि भाई 4 तरीके के प्राकृत हैं, सौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री और मागधी, ठीक है। इसके बाद हेमचंद का नाम आता है। मैंने बताया कि इनका जो ग्रंथ है वो प्राकृत व्याकरण नाम से है, और उन्हें प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। प्राकृत पर अध्ययन करने के लिए तो वररुचि इत्यादि भी ने किया, लेकिन पाणिनि मतलब कि संस्कृत में अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा, तो उनको एक उपमान मानते हुए हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि कहा गया, ठीक। इसको नोट कर सकते हैं आप, या फिर समझ सकते हैं, बाद में इसको लिख लीजिएगा। हेमचंद, इनका जो ग्रंथ है प्राकृत व्याकरण, ठीक, और इनको पाणिनि कहा जाता है, तो इसको भी याद कर सकते हैं आप। प्राकृत का पाणिनि कई बार सवाल पूछा जाता है परीक्षाओं में। इन्होंने अर्धमागधी माना, प्राकृति का जो भाग है अर्धमागधी। एक नया शब्द इन्होंने दिया आरसी करके एक नया नाम दिया। दूसरा उन्होंने जो विभाजन किया वो था चूलिका पैशाची। अभी तक पैशाची आ रहा था, लेकिन हेमचंद ने इसको चूलिका पैशाची कहा है।
तो इसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और तीसरा कहा कि अपभ्रंश भी प्राकृत के अंतर्गत ही आता है। ठीक, तो ये 3 भाग दी। बाद में इस चूलिका को दंडी, उस समय दंडी भी आ गए थे और इन्होंने कहा कि ये भूत भाषा है। बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि प्राकृत को भूत भाषा किसने कहा है, तो उसका उत्तर होगा दंडी ने कहा है। ठीक है, और चूलिका को खास तौर से उन्होंने कहा है, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि भूत भाषा किसको कहा है, चूलिका पैसाची को। तो इस तरह से मैंने मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत जो पाली है और प्राकृत, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर अपभ्रंश और बातचीत करता तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाता। आगे जब भी बातचीत होगी तो अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का जो आपस में संबंध है उसको जब आप समझेंगे तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये बताने का मतलब ये था कि जब आप भाषा के इतिहास को ठीक से समझ जाते हैं तो जो साहित्य का इतिहास होता है उसको बहुत आसानी से समझने लगते हैं। जब भी आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे और आदिकाल की रचनाओं को पढ़ेंगे तो उसमें कैसे कैसे भाषा में परिवर्तन हुआ है। आदिकाल की रचनाओं में जो कविताएं लगी हुई हैं, चाहे वो पृथ्वीराज रास हो या संदेश रासक या अन्य जो रचनाएं हैं वो तो अपभ्रंश में है, तो कैसे विकास हुआ है जब आप समझेंगे तो उसका अर्थ निकालने में आसानी होगी, वरना फिर व्याख्या की किताबें खोजनी पड़ेंगी और व्याख्या करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत लाभप्रद हुआ होगा और पाली और प्राकृत के संबंध में जितनी भी जानकारी आपको मिली होगी वो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। तो आपने धैर्य से इस वीडियो को देखा और सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लगातार मेरे साथ ऐसे ही बने रहेंगे और मैं विश्लेषण और ऑब्जेक्टिव पैटर्न के हिसाब से वीडियोज पर रिसर्च करके आपके सामने नए नए टॉपिक प्रस्तुत करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।